Welcome class 10th students. In this video we are going to discuss some most important formulae and questions for the exam which will be held on 8th of September. Compartment exam, improvement exam, whatever. तो आप कई बच्चों का कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम है 8 सितंबर को मैथमेटिक्स का। तो चैप्टर वाइज आज मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा और उससे रिलेटेड फार्मूले कौन से हैं, क्विक रीजन। तो आज पहले पार्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। पहला चैप्टर जो है उसमें मैं आपको बता दूं एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको लगेगा कि एलसीएम एचसीएफ भी कोई पूछे जाने वाली चीज है क्लास 10th लेवल में। यस, एलसीएम एचसीएफ इज ए पार्ट ऑफ चैप्टर 1 और आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछा जा सकता है। एक बार बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट composite number. You know, smallest prime number is 2 prime number, जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2 into 1 और इसका 2 into 2। सो HCF will become 2 and LCM 2 into 2। 4। सेकेंड थिंग कि आपसे कुछ और नंबर्स के, बड़े नंबर्स के भी एलसीएम इससे पूछे जा सकते हैं। तो उस चीज को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बड़े इजीली निकाल सकते हो। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप। ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका एचसीएफ 1 आता है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं 14 एंड 15। 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 7 into 1 और 15 क्या होगा 3 into 5 into 1। So what will be the HCF of this number? HCF will be 1 क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है। So ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF 1 आता हो उन्हें को प्राइम कहा जाता है। को प्राइम्स नंबर, ना तो 14 प्राइम नंबर है ना 15 प्राइम नंबर है, लेकिन इनका HCF 1 आ रहा है, यानी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर। दैट्स वाई दे आर को प्राइम्स। ठीक है। एंड एक और बहुत बड़ा रिलेशन है चैप्टर 1 में ही, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं 2 नंबर्स ले लूंगा तो आपको ये रिलेशन ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एंड नंबर्स आर 6 एंड 8। प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का ये होता है, 8 का ये होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब आप लिखते हो तो एलसीएम आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, ज्यादा बार वाले लेते हैं। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार नहीं, 1 नहीं। 24। एंड व्हाट अबाउट द एचसीएफ? एचसीएफ विल बी, दोनों में क्या कॉमन है 2। तो आपके पास एक मैसेज आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आएगा 6 into 8 48। एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको आप कर सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, दैट इज 24 into 2 48। यही एक रिलेशन होता है बिटवीन 2 नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ऐसे में होता क्या है, आपको 2 नंबर दिए हुए हैं और एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, 2 नंबर अगर मैं मान लू एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एलसीएम को एल लिख लूं और एचसीएफ को एस। अब इसमें से कोई 3 चीज दी होगी और आपसे चौथी चीज पूछी जाएगी। जैसे कि एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू रख देंगे, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की, और जो एक नंबर दिया है उसे लिख देंगे।
और आप उसे डिवाइड करते हैं। ये आपका चैप्टर 1 का है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए कैसे आप पता कर लेंगे कि दिया हुआ नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे दिया हुआ है 3/32, ओके, आप 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ओके, आपको दिया हुआ है 13/50, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। और आपको दिया हुआ है 5/26, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक ऐसा नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन की डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए। डिनोमिनेटर में या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए डिनोमिनेटर में, वो होगा टर्मिनेटिंग। मीन्स इसे आप डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाता है तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि ये वाला नंबर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 13 आया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कुछ जगह ऐसा भी होता है, जैसे ये दिया है 6/50, ओके। अब आप इसको अगर केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप डिनोमिनेटर में 3 को देखेंगे और डिक्लेयर कर देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जबकि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो ये जरूर देख लो आप कि कहीं न्यूमरेटर में कोई नंबर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। ये यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है और आ रहा है 2/5। अब आप डिनोमिनेटर में देखिए केवल 5 आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप इनमें से कोई न कोई 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, चैप्टर 1 से। नाउ इट इज द टर्न ऑफ चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स में क्या पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये कोई लाइन है, ठीक है, ये एक कोई लाइन है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर y = px दिया है, यानी कोई पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में। y = px मीन्स एनी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। इसके कितने जीरोस होंगे, यानी इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो जब px दिया है तो आप देखिए कि ये x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे तो कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3, 3 जगह। अगर यहीं पर होता x = py, अगर y के फॉर्म में होता, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y, तब y एक्सिस को चेक करते, तब इसका जीरो होता केवल 1। y के फॉर्म में केवल 1 होगा और x के फॉर्म में कितने होंगे, 1 2 3। यानी आपको समझना ये है कि जब px दिया है तो जो भी कर्व है, जो भी लाइन है, उसको आप देखेंगे जीरोस। कभी कभार आंसर 0 भी आता है, जैसे ये लाइन है y = px दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके कितने जीरोस हैं। ये तो x एक्सिस को टच भी नहीं कर रही है कहीं पर, इसलिए इसके जीरोस क्या होंगे, 0, राइट। सो जब px दिया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ z = px भी लिख सकता है। पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x हो, x एक्सिस को टच देखेंगे, और py हो, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y हो, तो y एक्सिस को देखेंगे। इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन जो आप कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। x² के पहले जो है a, x के पहले जो है b और बिना x के जो है दैट इज c। ये y के फॉर्म में भी हो सकता है, ay² + by + c =
जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, इसका सबसे बड़ा पावर जो है 2 है, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ओके, अब इसके जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसके पास उतने ही जीरोस, उतने ही सॉल्यूशंस, उतने ही रूट्स। जीरो, रूट, सॉल्यूशन सब एक ही वर्ड है। सो यहां पर सबसे बड़ा पावर 2 है, इसके पास 2 जीरो है, और उन 2 जीरो को हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा। तो आपको क्या चीज लर्न करनी है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जिसे आप कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। अगर यहीं पर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। दिख रहा है आपको? यहां पर इसके पास 3 जीरोस होंगे। मैंने आपको बताया है कि डिग्री जितनी होती किसी पॉलिनोमियल के पास, उसके पास उतने ही जीरोस होते हैं। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दो का मल्टीप्लाई करके प्लस किया जा रहा है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। चैप्टर नंबर 2 में आपको ध्यान देना होगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, ये चीज आप समझ लेना, को सॉल्व करने के लिए आ सकता है। और दूसरी बात, अगर आपसे सम ऑफ जीरोस, इसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, ये पूछा जाता है, तो ये आपका फॉर्मूला है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपका ये फॉर्मूला है। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप देखिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखिए। 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं आपको, सॉरी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए हुए हैं। अगर ये कांस्टेंट टर्म इधर है, सबको उठाकर इधर ले आइएगा, राइट हैंड साइड में केवल 0, एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब आपको ये बताना है बिना सॉल्व किए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकली किसी मेथड का हेल्प लिए बिना, सॉल्व किए बिना, आपको इसे बताना है कि इसके पास किस टाइप का सोल्यूशन है। तो 3 तरीके के सोल्यूशन होते हैं। पहला होता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब इसके पास केवल एक सोल्यूशन है, और जो सोल्यूशन इसके पास है वो किसी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कैसे पता करोगे आप पता करो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तब हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन, एंड इसका ग्राफ जो होगा लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, दूसरी चीज, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तब इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं। और इसका ग्राफ बनाओगे आप, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन पास आउट कर जाएगी, मीन्स पता ही नहीं चलेगा कि 2 लाइन आपने ड्रॉ की है, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन निकल जाएगी। अब इन दोनों को, दोनों के पास सोल्यूशन है, इसलिए कहा जाता है कंसिस्टेंट। ये क्या है? कंसिस्टेंट। यूनिक एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंसिस्टेंट कहा जाता है। तीसरा होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस में कोई सोल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशंस। और इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, इस तरह होता है, मीन्स लाइंस
एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। लाइंस टच नहीं कर रही हैं, इसलिए इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप बोर्ड का पेपर देखते होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा पूछे इस तरीके का पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जिसके बारे में पूछा जाए उसकी कंडीशन लगा देंगे आप, और k की वैल्यू है तो k की वैल्यू निकाल देंगे, p की वैल्यू पूछी है, अननोन वैल्यू जो है p निकाल देंगे। सो अगर मान लो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन की बात हो रही है, राइट, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 क्या है भाई 2, a2 3 नॉट इक्वल टू b1 क्या है k और b2 क्या है -5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3k नॉट इक्वल टू -10, k नॉट इक्वल टू -10/3, यानी आपको k की वैल्यू निकालनी थी। अगर यहीं पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता तो उसकी कंडीशन लगा दे तो k की वैल्यू आपकी आ जाती 10/3, और नो सोल्यूशन को होता तो भी यही वैल्यू आती। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा मैं आगे प्रोसीड करता हूं और बताता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। एक इक्वेशन आपको दी है और आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप बताइए, एग्जाम्पल दीजिए एक ऐसे इक्वेशन का जो कि यूनिक सोल्यूशन बनाता हो इस इक्वेशन से। तो यूनिक सोल्यूशन के रिगार्डिंग आपने क्या सीखा है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, आप इसका 2 गुना कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल देने जा रहे हैं यूनिक का। तो आप मान लो कोई बच्चा कहता सर हम तो 4 टाइम्स करना चाहते हैं, कर लीजिए, 3 4 जा 12x। आपने इसका तो 4 टाइम्स कर लिया, बताइए यूनिक में इसका 4 टाइम्स होता है -16। बस आप -16 को छोड़कर कुछ भी लिख सकते हैं, -16 मत लिखना। क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन में आपको सिखाया गया है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर आप ऐसा करोगे a1 अपॉन a2 3 अपॉन 12 क्या आ जाएगा 1/4, -4 अपॉन -16 क्या आ जाएगा 1/4, दोनों इक्वल हो गए। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं -16 को छोड़कर आप कुछ भी लिख सकते हैं। +16 लिख दो, +15 लिख दो, -20 लिख दो, और यहाँ कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप देखिए यूनिक का जब आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और यहाँ हो रही है इनफाइनाइटली मैनी में a 4 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन ज्यादा लेंथी खींचने की क्या जरूरत है, ट्वाइस कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ट्वाइस करते हैं भाई, 3 2 जा 6x, -4 2 जा -8, 7 2 जा 14। अब इसको आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को, इसको और इसको। पहले तो आप इसको किए, अब आप इसको और इसको कर रहे हैं। इसमें आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस की कंडीशंस होती है। ओके, अब तीसरा क्या बनता है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में आपको क्या सिखाया गया है कि भाई a1 अपॉन a2 तो इक्वल होगा, मैं ट्वाइस करता हूं, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 भी होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कह रहा है कि अब 2 गुना मत करना, 7 2 जा 14 की जगह +14 की जगह कुछ और लिख दीजिए, -14 लिख दीजिए, -40 लिख दीजिए, +20 लिख दीजिए, +21 लिख दीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप कंपेरिजन करोगे तो 3 अपॉन 6 क्या आएगा 1/2, -4 अपॉन -8 क्या आएगा 1/2, एंड 7 अपॉन 21 क्या आएगा 1/3। व्हाट डज इट मीन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो आई होप कि आप जो चीजें मैं आज आपको समराइज करके जल्द से जल्द बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे, और इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी इजीएस्ट टॉपिक हैं, आज मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा, इजीएस्ट टॉपिक जो आप कर सकते हैं उन सबका आपके लिए स्पेशली एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा, और उन सारे वीडियोस को आप वहां देख सकते हैं, और कोई डाउट है तो उसको आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं।
ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए आ सकता है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो गया है, 2 ही मेथड बचते हैं, तो दोनों की वीडियो तो हो जाएगी, लेकिन फिर मैं जल्दी से मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बता देता हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, या तो x के कोफिशिएंट को, यानी x के पहले जो नंबर है या y के पहले जो नंबर है उनको आप इक्वलाइज कर लीजिए एलसीएम लेके। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो x को इक्वलाइज करने जा रहा हूं, तो इक्वलाइज कैसे करेगा? x के पहले क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है 20, तो 20 कैसे लाएगा? इसमें वो 5 का मल्टीप्लाई करेगा बच्चा और इसमें 4 का। ध्यान से देखिएगा, 20x पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कीजिए, -15y 25 तीनों टर्म्स में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो क्या कीजिए 20x + 24y = 12। अब जो चीज आपने इक्वलाइज की है उसका साइन अगर सेम है, यानी दोनों प्लस प्लस में है या दोनों माइनस माइनस में है, तब आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करने का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखिए माइनस, इसका साइन देख रहा हूं, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, 20x - 20x हल्का सा कर दिया, कैंसिल आउट। अब ये दोनों माइनस के, यहाँ आपसे गलती होती है, -15y -24y दोनों माइनस के हैं, साइन तो माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 13 y = यहाँ आपसे गलती होती है, आप लोग 39/13 कर देते हैं, ध्यान रखें, 13 -39 नीचे जाएगा और 13 3 जा 39, y की वैल्यू -1/3 हो गई। अब इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या सेकेंड इक्वेशन में, आपकी मर्जी है। 4 × x 4x -3 × y की वैल्यू -1/3 = 5। 4x माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, +1 = 5। 4x = 5 - 1 = 4। दिस इंप्लाइज दैट x = 1। तो आपका सॉल्यूशन हो गया 1, -1/3। अब इसी में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर इसमें कोई बच्चा y को इक्वलाइज करना चाहे तो फिर कैसे केस अराइज होगा? कोई बच्चा y को इक्वलाइज करना चाहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, y को भी आप इक्वलाइज कर सकते हैं, पूरी छूट। तो यहाँ पर x के पहले क्या है 3, वैसे है तो -3, लेकिन अभी एलसीएम ले रहे हैं, तो 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। इसमें करेंगे आप 2 का मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे आप 1 का मल्टीप्लाई। जल्दी से करते हैं, 8x - 6y = 10, 5x + 6y = 3। अब आपने जो चीज इक्वलाइज की है जरा ध्यान से देखिए, उसके साइन एक माइनस में है एक प्लस में, अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी अब आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, अब दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है। ऐड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा 13x = 13 एंड x = 13/13 = 1। x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी है, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए या सेकेंड इक्वेशन पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। नाउ इट इज द टर्न ऑफ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, राइट। सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax², पहले भी बता चुका हूं, +bx + c = 0। यहाँ पर सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर केवल डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे आप? जैसे मैं लिखता हूं, यहाँ पर इक्वेशन लिखूंगा तो आपको ज्यादा सही लगेगा। ध्यान दीजिए, आपसे एक बहुत बड़ी गलती होती है, A4 है, B -8 नहीं -8 एंड C -5। वेरी गुड, ध्यान रखना, A4 B -8 C -5। ठीक है भाई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है B² - 4AC। डिस्क्रिमिनेंट जरा निकालते हैं,
-8 स्क्वायर -4, ए है 4 और सी है -5, 64 144। ये तो हो गया उस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाल लिया, फार्मूला आपको मालूम है। तो अगर मान लो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पता है तो फार्मूला जब आप लिखोगे इसके मार्क्स तो आपको मिलने हैं ना। ए बी सी की वैल्यू लिखोगे, इसके मार्क्स मिलने हैं। यहाँ कैलकुलेशन अनफॉर्चुनेटली अगर आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आपसे यहाँ नेचर आपको पूछा जा सकता है कि बताइए बिना सॉल्व किए केवल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालकर आप बताइए कि इसके पास किस टाइप का सोल्यूशन है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप? ऐसे केस में मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी है, नो नीड टू बी वरीड। अगर डी ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव आ रहा है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स को ही 0 कहते हैं। नो नीड टू बी कंफ्यूज, रूट्स को ही 0 कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। d इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और d लेस देन 0 आ रहा है यानी निगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट्स। अब सवाल ये उठता है अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो आपके रूट्स क्या होंगे? अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर d पॉजिटिव में आ रहा है तो, और d अगर 0 आ रहा है तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे और ये हो जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a। अब आप कहोगे सर अंडर रूट डी कहाँ गया? d की वैल्यू 0 आ गई है तो ये हट गया है, डिलीट हो गया है, माइनस बी अपॉन 2a। और इसके केस में आपको लिखना पड़ेगा सिंस d लेस देन 0 सो इट हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जब इसके पास कोई रूट्स ही नहीं है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से मैं अभी सॉल्व करूंगा, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन में देख के देखिए, ए क्या है 3, बी क्या है, एक्स के पहले जो है दैट इज बी, कुछ नहीं लिखा है, -1, सी क्या है -10। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। एग्जाम में पहले लिख देना डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac 1 -1 का स्क्वायर, -1 का पावर अगर इवन होता है तो आंसर +1 आता है, और -1 का पावर अगर ऑड आए तो आंसर -1 आता है। यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 120 और ये आ गया 121। डी ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल जीरोस। तो अल्फा क्या आएगा भाई? -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, माइनस, ध्यान दीजिएगा b क्या है, जल्दीबाजी में 1 नहीं लिखना है, -1 d 121 2 a की वैल्यू क्या है 3 1 प्लस 11 अपॉन 6 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2। और बीटा क्या आएगा? -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस -1 माइनस 121 अपॉन 2 इंटू 3 1 माइनस 11 अपॉन 6 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 5/3। तो ये जो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं ये क्या है? दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यूज हैं। सो वैल्यूज ऑफ एक्स आर 2 एंड -5/3। अभी के लिए केवल 4 चैप्टर्स, आप इसे रिवाइज कीजिए। शाम को मैं आपको एक अगले नेक्स्ट 4 चैप्टर का वीडियो अपलोड करूंगा, और तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ वीडियोस का। तब तक मैं प्लेलिस्ट बना लेता हूं, और आप पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत कीजिए। 8 तारीख का पेपर बहुत आसान आने वाला है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, बहुत आसान आने वाला है।
और मैं आपको जो 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, अगर तीनों को आप देख लेंगे और थोड़ा 8-10 घंटे की मेहनत कर लेंगे, सो आई होप आप केवल पास ही नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।